दोस्तों आज आपको बताते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अजीब लेकिन सच तथ्य। 60 साल पहले आइंस्टीन की मृत्यु उनके शरीर रचना विज्ञान के सबसे बेशकीमती हिस्से उनके मस्तिष्क के लिए एक अजीब यात्रा की शुरुआत थी। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजी में डायमंड के 1985 के पेपर ने मस्तिष्क के नियंत्रण समूह की तुलना में प्रत्येक न्यूरॉन के लिए अधिक तथाकथित ग्लियाल कोशिकाओं के रूप में मस्तिष्क के 4 नमूनों में से एक की पहचान की। ग्लियाल कोशिकाएं, जो गोंद के लिए ग्रीक से अपना नाम प्राप्त करती हैं, न्यूरॉन्स को जगह में ठीक करती हैं और उन्हें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं। चूहों पर पिछले शोध में डायमंड ने दिखाया था कि एक उत्तेजक वातावरण से ग्लियाल सेल की संख्या में वृद्धि हो सकती है। शायद आइंस्टीन के मस्तिष्क के नमूने में न्यूरॉन्स का ग्लियाल कोशिकाओं का निम्न अनुपात सबसे बड़ी और सबसे उत्तेजक वैज्ञानिक पहेली के लिए समर्पित जीवन को दर्शाता है। 1996 में बर्मिंघम में अल्बामा विश्वविद्यालय में ब्रिट एंडरसन ने आइंस्टीन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने पाया कि एक नियंत्रण समूह में न्यूरॉन्स की संख्या दिमाग के बराबर थी, लेकिन वे अधिक कसकर पैक किए गए थे, शायद सूचना के तेजी से प्रसंस्करण के लिए अनुमति देते थे। 2012 में प्रख्यात मानव विज्ञानी डीन फाल्क ने आइंस्टीन के मस्तिष्क की पहले की अनदेखी तस्वीरों के एक सेट के साथ काम किया, जिसे हार्वे ने एग्जैक्टा कैमरे से लिया था। उसने मस्तिष्क का पूरा ऑडिट किया, हर कन्वल्शन और दरार का नामकरण किया और कई असामान्य विशेषताएं पाईं। शायद सबसे खास बात यह है कि आइंस्टीन के मध्य ललाट लोब पर एक अतिरिक्त रिज था, जो कि योजना बनाने और काम करने की स्मृति के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकांश लोगों के पास 3 लकीरें होती हैं, लेकिन आइंस्टीन के पास 4 होती हैं। उसने यह भी पाया कि आइंस्टीन के पार्श्विका लोब नाटकीय रूप से असममित थे और उनकी दाहिनी मोटर पट्टी पर एक घुंडी थी। इस बात की विशेषता को ओमेगा का संकेत कहा जाता है और यह उन संगीतकारों से संबंधित माना जाता है जो अपने बाएं हाथों का उपयोग करते हैं। आइंस्टीन ने वायलिन बजाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइंस्टीन सबसे प्रसिद्ध अमूर्त विचारक हैं जिन्हें हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। सापेक्षता के उनके सामान्य और विशेष सिद्धांतों ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हम में से बाकी लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया, जिस तरह से आप इसे मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, आइंस्टीन ने कहा कि समय सापेक्ष है। यह समान दर पर सभी के लिए स्थिर रूप से क्लिक नहीं करता है। यह आइंस्टीन ही है जिन्होंने ऐसी कल्पना की थी, और क्या आप गणित और भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके खुद को उस विचार की छलांग लगाते हुए देख सकते हैं? इसे दुनिया के सामने साबित करना तो दूर की बात है। जैसा कि आइंस्टीन के जीवनीकारों ने दावा किया है, उन्होंने देर से बोलना शुरू किया 3 साल की उम्र के कुछ समय बाद, और अपने शुरुआती स्कूल के वर्षों के दौरान स्पष्ट और संभवतः डिस्लेक्टिक बने रहे। न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से यह ब्रॉडमैन क्षेत्र 39 सहित भाषण में शामिल मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों के देर से मेलिनेशन के परिणामस्वरूप हो सकता है। आइंस्टीन बचपन में गणित में फेल नहीं हुए थे। 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। यहां तक जटिल गणितीय और वैज्ञानिक की समझ के लिए उन्हें एक विलक्षण माना जाता था। सूर्य ग्रहण ने आइंस्टीन को विश्व प्रसिद्ध बनाने में मदद की। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में विकृति पैदा करते हैं। क्योंकि यह भौतिकी के नियमों का इतना साहसिक पुनर्लेखन था, सिद्धांत मई 1919 तक विवादास्पद बना रहा, जब कुल सूर्य ग्रहण ने अपने दावे का परीक्षण करने के लिए उचित स्थिति प्रदान की कि एक सुपरमैसिव वस्तु, इस मामले में सूर्य, एक मापने योग्य वक्र का कारण बनेगी, इसके पास से गुजरने वाली तारों की रोशनी में। आइंस्टीन के सिद्धांत को हमेशा के लिए साबित करने की उम्मीद में अंग्रेजी खगोलशास्त्री आर्थर एडिंगटन ने पश्चिम अफ्रीका के तट की यात्रा की और ग्रहण की तस्वीर खींची। चित्रों का विश्लेषण करने पर उन्होंने पुष्टि की कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने प्रकाश को लगभग 1.74 सेकंड से विक्षेपित कर दिया था, जैसा कि सामान्य सापेक्षता द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इस खबर ने आइंस्टीन को रातों-रात सेलिब्रिटी बना दिया। समाचार पत्रों ने उन्हें सर आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी के रूप में सम्मानित किया, और उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपने सिद्धांतों पर व्याख्यान देते हुए दुनिया की यात्रा की। आइंस्टीन के जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन के अनुसार 1919 के ग्रहण के बाद के 6 वर्षों में सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में 600 से अधिक पुस्तकें और लेख लिखे गए थे। 9 साल की उम्र तक आइंस्टीन बोलने से पहले सोचते थे कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह अपने वाक्यों को अपने सिर में या अपनी सांस के नीचे तब तक अभ्यास करना पसंद करता था जब तक कि वह उन्हें सही न कर दे।
आइंस्टीन ने सबसे पहले उस समीकरण की खोज की थी जिसने दिखाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह एक गलती थी। वर्षों बाद हबल की दूरबीन ने पुष्टि की कि सापेक्षता का सिद्धांत सही था।